पिछली क्लास में हम लोगों ने लेवल 1 में जो क्वेश्चंस छांटे थे प्रीवियस ईयर में, उसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो उन शेष क्वेश्चंस की आज हम क्लास देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में सीधे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार विचाराधीन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसकी भाषा से हम सहमत नहीं हैं। 14 नंबर में कह रहा है किसी भौतिक राशि का परिमाप n तथा मात्रक u किस प्रकार संबंधित है। परिमाप मतलब मैग्नीट्यूड n और मात्रक u किस प्रकार संबंधित हैं। ऑप्शन है n प्रोपोर्शनल टू u, n प्रोपोर्शनल टू 1/u, n प्रोपोर्शनल टू √u, n प्रोपोर्शनल टू 1/√u। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को देखना है मैग्नीट्यूड और यूनिट में कौन सा रिलेशन होता है। अगर आप हमारे लेक्चर्स देखे हैं, अगर आप हमारे सिलेबस से पहले से परिचित हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें कराना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर हम ले रहे हैं इसलिए हमने क्वेश्चन ले लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे लेक्चर या क्वेश्चन सीट से ही होंगे और उसे हम दोबारा रिपीट करेंगे, बस आप ये समझ लें। तो इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, n प्रोपोर्शनल टू 1/u। कैसे सही हो जाएगा, इसका तर्क क्या है। इसका तर्क ये है कि अगर आप यूनिट को बड़ा करते जाएंगे तो ये डिजिट, ये मैग्नीट्यूड छोटा होता जाएगा। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, इसे आप 1000 मीटर बोलेंगे, इसे ही आप 1 किलोमीटर बोलेंगे। अब आप देखिए, चाहे आप इसको 1000 मीटर कहिए, चाहे आप इसे 1 किलोमीटर कहिए, दोनों बातें तो वही हैं, बातों में कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन जब इसे मीटर में बोल रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ गई है। मतलब अगर यूनिट, और जब आप इसे किलोमीटर में कह रहे हो तो ये यूनिट घट गई है। इसका मतलब अगर यूनिट बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। उल्टा डिपेंड हो जाएंगे, है ना। 1 मीटर भी वही बात है, 100 सेंटीमीटर भी वही बात है। लेकिन 1 मीटर जब आप मीटर में कह रहे हो तो 1 आ रहा है, जब आप सेंटीमीटर कह रहे हो तो 100 आ रहा है। तो चूँकि यूनिट छोटी हुई है इसलिए मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, और अगर यूनिट बढ़ जाएगी तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा। उल्टा डिपेंडेंट है, इसलिए n प्रोपोर्शनल टू 1/u सही आंसर है। और इस पर न्यूमेरिकल भी लगते हैं, इसलिए आप इसे भी याद रखें, n1u1 = n2u2। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, n1u1 = n2u2 = कांस्टेंट। और आपको इस तरह से भी छकाया जा सकता है, n1/u2 = कांस्टेंट, है ना। यहाँ से आप निकाल के देखें तो यह भी आ जाएगा। एडिशनल बात आपको हमने इसलिए बता दी, ये कोई लॉजिक बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम ने कई बार ऐसा भी पूछा है जो इलॉजिकल है, तो आप इसको भी यहाँ तक, जैसे इंगन हॉज के एक्सपेरिमेंट में उसने इस तरह का डिस्कशन करवाया है। जब हम हीट में दोबारा क्लास लेंगे तो आपको हम बताएंगे कि देखो इंगन हॉज में इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, निम्न में कौन सा डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है। तो जो व्युत्पन्न नहीं है उसे देखना है, तो उसमें बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं व्युत्पन्न है, प्लांक कांस्टेंट व्युत्पन्न है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्युत्पन्न है। विद्युत धारा व्युत्पन्न नहीं है। विद्युत धारा आप सब जानते हैं मूल राशियों में शामिल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में शामिल है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, 7 मूल राशियां होती हैं, उनमें एक विद्युत धारा भी है। अगला क्वेश्चन है, यदि बल F
फोर्स F, त्वरण A एंड टाइम T को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए, तो लंबाई के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। फोर्स को इन्होंने फंडामेंटल मान लिया है। आप लोग इस बात से अब परिचित हो चुके हैं कि अगर किसी भी डेरिवेटिव क्वांटिटी को ये कह दिया जाए कि नहीं ये फंडामेंटल है, तो इसका मतलब है उसका फिर हम वही डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। जैसे F है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला F ही लिख लेंगे। जबकि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं MLT-2 होता है, लेकिन तब होता है जब इसे हम व्युत्पन्न राशि माने। इस समय क्वेश्चन ने कहा है कि नहीं फोर्स को आप मूल राशि मान लीजिए। ऐसे प्रश्न भी हमने वीमा की क्लास में करवाए हैं, वीमा के लेक्चर में करवाए हैं, और उस दिन भी एक सवाल ऐसा ही मिला था। तो इस समय आप इस फोर्स को फंडामेंटल मानेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला F ही आ जाएगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला A ही आ जाएगा एंड टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T ही आ जाएगा। हमें इससे निकालना क्या है, L का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। आपको कनेक्टिविटी बिठानी पड़ती है, ये बात हमने पिछली क्लास में भी बताई थी कि आपको ये देखना है कि इन तीनों से कनेक्ट होकर के L कहाँ मिल सकता है। तो आप सब जानते हैं F = ma होता है। अब ये A मिल गया, अगर इस F को ये जो M लिखा हुआ है, इस M का तो L के साथ में कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता, नहीं तो डेंसिटी बनने लगेगी। अगर आप रिलेशन लाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो इसका तो कोई बन ही नहीं पाएगा कुछ। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा F/m = A। इस A को आप ज़रूर लिख सकते हैं L/T, लिख सकते L/T नहीं सॉरी, A = V/T होता है, V/T। और V को आप क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, इसको आप लिख सकते हैं V/T। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं L/T, तो दैट मीन्स L/T², तो ये L/T²। ये F/m क्या बना रहा है, ये A बना रहा है कि नहीं। तो L का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, AT²। फोर्स कहीं नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब फोर्स की पावर 0 आएगी। बात समझ में आ रही ना। हो सकता है आपको एक कम समझ में आया हो, तो इसका एक दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। दूसरा तरीका है हमारे पास, 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है F0 AT², दूसरा ऑप्शन है FA0 T², तीसरा ऑप्शन है FA² T0 मतलब T की पावर 0, और लास्ट में लिखा हुआ है FAT फैट। आप इनकी ओरिजिनल पृष्ठभूमि में जाइए, इनकी यूनिट्स लिखते चले जाइए, देख लीजिए लेंथ कहाँ मिल रहा है। जैसे यहाँ फोर्स 0 है, जिस पर पावर 0 है उसकी कोई यूनिट नहीं, इसकी यूनिट मीटर/सेकंड² और ये सेकंड²। पहले ही ऑप्शन में मीटर मिल गया, मतलब लेंथ मिल गया, बस ख़त्म हो गया, आगे आप हल ही ना करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का एक और गजब तरीका हमने आपको बताया है, इससे आप आराम से ऑप्शंस में रख करके लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सरफेस एरिया है वेक्टर स्केलर, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, बोथ वेक्टर एंड स्केलर। पृष्ठ क्षेत्रफल, साथ ही पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में भी हमने बहुत बात करी है, और ज़्यादा बात तो मैं करता जब गॉसेस थ्योरम पढ़ाता, लेकिन फिर भी हमने बताया है कि एरिया वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी में ये बात हमने बताई है कि एरिया वेक्टर है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एरिया वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन
पृष्ठ पर डाले गए नॉर्मल के आउटवर्ड होती है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बाहर होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चैप्टर आप लोगों को अभी हम दोबारा भी पढ़ाएंगे क्योंकि इसकी कुछ वीडियोस मेन क्लास में, ऐप की क्लास में मिस हुई हैं, तो जो लोग मेन क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी हम दोबारा भी बताएंगे, चिंता ना करें। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम लिख लेते हैं, ये वेलोसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। ये टाइम एक्सिस ये है, इसके पैरेलल ग्राफ ऐसे है। तो इससे कंक्लूज़न ये बता रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन 0 है, ग्राफ के एरिया डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ऑल ऑफ देम। तो ये वाला वीडियो हमने पढ़ाया है और अगर आज मुझे मिल जाता है तो हम आपके एप्लीकेशन पे ये वीडियो शेयर करवा देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल आप ये समझिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिस तरह से हमने बनाया है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है, इसकी जो प्रवणता है, प्रवणता मीन्स स्लोप, स्लोप मीन्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स जो आप लोग m बोलते हैं, m इक्वल टू tan थीटा। ये एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? त्वरण को। अगर इसकी प्रवणता 0 तो त्वरण 0, तो इस समय तो हम देख रहे हैं कि एक्सिस के पैरेलल है तो प्रवणता 0, इसका मतलब त्वरण 0। दूसरी चीज़ ये है, त्वरण 0 होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पास वेग नहीं है, उसके पास नियत वेग है, वेग नहीं बदल रहा है, इसीलिए त्वरण 0 हो रहा है। तो दूसरी बात आप बता सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। त्वरण के मूल में जाइए, त्वरण की परिभाषा कहती है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो त्वरण कैसे आ जाएगा? इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर आप इसका एरिया ड्रा करें तो ये एरिया एक तरह का रेक्टेंगल बनाएगा और ये क्वांटिटी इंटू ये क्वांटिटी, वेग इंटू समय क्या दिखाता है? विस्थापन। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 है एंड इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी सही है। त्वरण 0 बिल्कुल 0, यह भी सही है। ग्राफ का एरिया इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, एकदम सही है। और ये ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को परमानेंट दिखाता है, इसी में नहीं कहीं भी। इसका स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन को दिखाता है। हाँ, आप कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए इधर भी बना दे, इधर टी बना दे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसका कॉट थीटा जो होगा वो एक्सेलरेशन को दिखाएगा, हालांकि ऐसा दिखता नहीं है। और डी ऑप्शन में लिखा है ऑल एबव, तो इसका ऑल एबव ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके पास इसकी PDF है, आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में हम कह रहे हैं एक वस्तु कुछ दूरी चलकर उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। अगर हम चाहें तो सबसे बढ़िया फिगर इसका ड्रा कर सकते हैं, ये ऐसे चले और यहीं फिर आ गए, यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। कंक्लूज़न है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 मतलब औसत वेग 0। दूसरी इसका कंक्लूजन है औसत चाल 0, एवरेज स्पीड 0। तीसरा, चली दूरी 0 है, डिस्टेंस 0। और पांचवा ऑल एबव। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले हैं तो डिस्टेंस 0 नहीं है, और अगर डिस्टेंस 0 नहीं है तो स्पीड भी 0 नहीं है, तो इसलिए स्पीड 0 वाला ऑप्शन गलत है, डिस्टेंस 0 वाला ऑप्शन गलत है। तो फिर ऑल एबव वाला भी गलत है। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्यों? क्योंकि जहाँ से चले हैं वहीं आ गए हैं, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका विस्थापन 0 है। विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी,
द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले, यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँच गए, तो इसके बीच का ये जो गैप है इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहाँ चले हैं वहीं आ गए हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि इसमें वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी, तो 0 है। कोई पूछे कि वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सीलरेशन भी 0 है यहाँ? बताओ अच्छा आप लोग, अगर वेलोसिटी 0 है तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन 0 है अकॉर्डिंग दिस फिगर? तो आप नहीं कहेंगे, इसमें एक्सेलरेशन है बिकॉज डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज 0, नॉट वेलोसिटी इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। सरल रेखा में गति करते हुए कण का विस्थापन s इक्वल टू 8t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 है। एट टी स्क्वायर थ्री टी माइनस 5 है, जहाँ s सेंटीमीटर तथा t सेकेंड में है। इनिशियल वेलोसिटी बताइए, s सेंटीमीटर में है, t सेकेंड में है, मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगी, इसे आप ध्यान रखें। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बताना है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग बताना है, इसका प्रारंभिक वेग हमें बताना है। तो इसका सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वेलोसिटी मिलती है v, एंड दैट विल बी 16t प्लस 3। इनिशियल वेलोसिटी जब कभी आपसे पूछता है, इसका मतलब टाइम इक्वल टू 0, तो इस ये 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि बताइए टाइम t बराबर 0 पर इसकी स्पीड 0 है या स्पीड कुछ है। तो अगर टाइम t बराबर 0 रखने पर कुछ बच जाता है तो समझ जाइए उसकी स्पीड 0 नहीं है टाइम t बराबर 0 पर, और अगर टाइम t बराबर 0 पर रखने पर कुछ नहीं बचता है तो इसका मतलब उसकी स्पीड 0 है टाइम t बराबर 0 पर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन v इक्वल टू 20 प्लस 0.1t स्क्वायर से प्रदर्शित हो रहा है। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल रिटार्डेशन, जीरो एक्सीलरेशन। इसका मतलब है एक समान त्वरण, असमान त्वरण, समान मंदन, शून्य त्वरण। तो साथी सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि अगर वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम की डबल पावर है या वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम की पावर है तो एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज़, टाइम पर अगर यहाँ पे इक्वेशन में प्लस है तो मंदन होने का कोई चांस नहीं है। ध्यान करिए, आप अगर क्लास पढ़े हो तो एक इक्वेशन हमने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में टाइम की डबल पावर है तो एक्सीलरेशन जब निकलेगा वो कांस्टेंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से टाइम एक्सीलरेशन में आएंगे वैसे वैसे टाइम की एक एक पावर रिड्यूस होती जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम की डबल पावर है तो वेलोसिटी में टाइम की सिंगल पावर होगी, एक्सीलरेशन में टाइम की 0 पावर होगी। टाइम की 0 पावर होने का मतलब क्या हुआ? टाइम की 0 पावर होने का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर वेलोसिटी पर डबल पावर है तो इसका मतलब इस पर ट्रिपल पावर रही होगी, इस पर सिंगल पावर बचेगी, अर्थात एक्सीलरेशन टाइम के साथ में वेरी करेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी पे टाइम की डबल पावर है, हमसे इन्होंने वैल्यू पूछी नहीं है। बिना हल करे सिर्फ इस फिगर को, इस कंसेप्ट को देख करके ही हम बता सकते हैं कि इनका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा। द एक्सीलरेशन विच विल
change with the respect of time because in the equation of acceleration time exist। आप करके देखिए, इसका सिंगल टाइम जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आएगा 0.2t, मतलब एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज होगा, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म होता तो टाइम ना होता। आप समझो, जैसे आपसे कोई कह दे कि बताइए 0.2t से इस तरह से एक्सेलरेशन प्रदर्शित है, क्या इसके लिए आपके गति के समीकरण लागू हो पाएंगे? क्या इसके लिए आपके गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लागू हो पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं लागू हो पाएंगे। लागू होंगे, उनको दूसरे फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप नहीं लागू कर सकते, क्योंकि आपके जो इक्वेशन हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट एक्सीलरेशन के लिए बनाए गए हैं, समय से स्वतंत्र त्वरण के लिए बनाए गए हैं, और ये समय पर स्वतंत्र त्वरण नहीं है, ये त्वरण समय पर निर्भर कर रहा है। तो आंसर आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन आप अपनी PDF में देख लीजिए। संभवतः हमने वहाँ पे एक 0 छोड़ दिया है, तो ऐसा हो तो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। एक सीधी रेखा में चलते कण का प्रारंभिक वेग हमने लिखा है 1 मीटर पर सेकेंड है, 1.0 वो एक्चुअली 10.0 है। 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस कण द्वारा 5वें सेकेंड में चली गई दूरी कितनी होगी? अब इसे समझ लीजिए, इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि शायद ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने इसके पहले अपने दिमाग में विचार न किया हो। क्या है कॉन्सेप्ट? जब कभी इनिशियल स्पीड 0 ना हो, और ध्यान रखिएगा रिटार्डेशन का केस, जो मंदन का केस होता है, उसमें कभी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होती। यार जब उसको फाइनली रुकना है तो पहले चलाओ तो सही, इसलिए टाइम t बराबर 0 पर उसकी स्पीड होगी, उसके बाद वो रुकेगा। रिटार्डेशन का मतलब उसमें ब्रेक लगा हुआ है। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इनका जो एक्सीलरेशन है, ये रिटार्डेशन है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इनके लिए जब आप ये पूछ रहे हैं 5वें सेकेंड में, 5वें सेकेंड यानी दिस इज द लास्ट सेकेंड। कैसे जान गए लास्ट सेकेंड? v इक्वल टू यू माइनस ए टी लगाइए, लास्ट स्पीड 0 हो जानी है, क्योंकि फाइनली अगर रिटार्डेशन क्रिएट हुआ है, ब्रेक लगी है, तो रुकना ही है। एंड ये होगा u माइनस ए टी, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2t एंड t इक्वल टू 5, यानी टोटल जर्नी कितने सेकेंड की है? 5 सेकेंड की है। जब टोटल जर्नी 5 सेकेंड की है तो 5th सेकेंड में ही ये पूछ रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस तय करेगा, यही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी रिटार्डेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, जैसे s बराबर, जिसमें लगाना पड़े s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, या लगाना पड़े h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे किसी क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना पड़े जिसमें इस इक्वेशन का माइनस के साथ में यूज हो रहा हो, और ये तभी होगा जब यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, और जब यहाँ रिटार्डेशन होगा तो इनिशियल स्पीड होगी। यहाँ पर भी जब बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो उसका प्रारंभिक वेग होगा। और ऐसी दशा में आपसे कोई पूछ ले कि यात्रा के लास्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस गेन होती है, शायद ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, एकदम नया हो सकता है, और बिना कलम चलाए इसका पूरा आंसर ऐसे ही हम दे सकते हैं। जब कभी आपसे ये बात पूछ ली जाए कि लास्ट सेकेंड में और रिटार्डेशन का केस बनना हो तो लास्ट सेकेंड में चली गई जो डिस्टेंस होती है वो त्वरण का आधा होती है। ख़त्म आंसर। इससे इन्होंने पूछा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है, लास्ट सेकेंड में कितना चलेगी? 2/2 इक्वल टू 1 मीटर चलेगी। ख़त्म। बिना सॉल्व किए इसे बताया जा सकता था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, और ऐसे अगर आप हल करेंगे तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में 1 मीटर हो जाएगा ऑप्शन। इन्होंने दिया है 1 मीटर, 19 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर। ओनली एंड ओनली 1 मीटर इज़ परफेक्ट। जब कभी भी इस तरह का इक्वेशन आपको लगाना हो और आपसे पूछ ले कि लास्ट मोमेंट में कितना चलेगा, तो हमेशा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन चलेगा, हमेशा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन चलेगा। ठीक, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं
तो इसी के इक्वेशन को आप ऐसे लगाते हैं, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर अगली डिस्टेंस बनाते हैं, 1 सेकेंड कम में चली गई दूरी, यू टी माइनस वन माइनस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। मान लीजिए इसको आप बोल देते हैं कि ये x है, इसको आप ज़रा सॉल्व करिए, यू टी माइनस यू माइनस हाफ ए ब्रैकेट ओपन करिए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब आप देखिए वही क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है, s इक्वल टू यू टी माइनस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए टी बाई टू, यानी फाइनली ए टी बचेगा। ओके, ये माइनस और ये प्लस, इतना बचा। अब अगर आप इसको देखें यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आप x सेट कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों को अगर आप घटाना चाहें तो s माइनस एस डैश। भाई आपसे यही तो पूछ रहा है कि 5वें सेकंड में कितना चला, तो 5 सेकंड में कितना चला और 4 सेकंड में कितना चला, दोनों को घटा दीजिए तो 5वें सेकंड में कितना चला वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब आप इसको घटाइएगा s माइनस एस डैश करिएगा तो ये x पूरा x माइनस, यहाँ यह भी x ही है, x माइनस यू माइनस ए बाई टू और प्लस ए टी, ऐसा होगा। ओपन करिएगा, x माइनस एक्स प्लस यू प्लस ए बाई टू माइनस ए टी, ये डिलीट हो गया। u माइनस ए टी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, बचा क्या a बाई टू। यही तो मैं आपसे बता रहा था कि जब कभी भी रिटार्डेशन के अंतर्गत आपसे कोई पूछ ले कि लास्ट मोमेंट में कितनी डिस्टेंस चली गई है, तो दैट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें इन्होंने पूछा है, उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। एक वस्तु जिसका मॉस 500 kg है, इन्होंने दिया है मॉस इक्वल टू 500 kg एंड u इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड से इसको इन्होंने ऊपर फेंका है। जब लौटते समय ये धरती पर गिरेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ऑप्शन इन्होंने दिया है 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है 200 मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है 980 मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है 1000 मीटर पर सेकेंड। साथ ही इस क्वेश्चन में क्या है, 500 kg की कोई बॉडी है, उसको 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर, ये ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी। तो इन्होंने पूछा, यहाँ पे इन्होंने स्पीड दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये कुछ ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे गिर के यहीं ज़मीन पर आएगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब ये ज़मीन पर हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, जब ये ज़मीन पर हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। एक बात बताइए, इन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि यहाँ फ्रिक्शन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स संरक्षी बल होता है, इसके अंतर्गत किसी भी पॉइंट पर बॉडी की टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर भी केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। और मेरे सखा यहाँ पर भी मॉस वही है, यहाँ पर भी मॉस वही है। तो जब k इक्वल टू हाफ mv² होता है, मॉस सेम है, k सेम है, तो v को सेम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। सो विदाउट सॉल्विंग द आंसर विल बी 200 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम आए हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु 4.9 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। इनिशियल स्पीड है u इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड से फेंकी जाती है। ये दोबारा पृथ्वी पर कितने समय बाद टकराएगी, टाइम पूछ रहा है। 4.9 से इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ जाएगी फिर वापस आएगी। ये बात हमने आपको बताया था कि टाइम ऑफ एलिवेशन इक्वल टू टाइम ऑफ डिप्रेशन। उतरने का समय और चढ़ने का समय, आरोह और अवरोहण दोनों का समय सेम होता है। तो अगर एक कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप 2 गुना करके निकाल लीजिए, टोटल टाइम आ जाएगा।
उसने पूछा है कि यहाँ से बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया 4.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहाँ गई, यहाँ से लौटने के बाद यहाँ, तो टोटल टाइम कितना होगा। मेरे साथी आप ये सोचिए कि 4.9 मीटर पर सेकेंड इसको फेंका है, ये तब जाके रुका होगा जब इसकी अंतिम स्पीड 0 हो गई होगी ऊपर ले जाने वाली। सो यू कैन यूज़ द फॉर्मूला v इक्वल टू u माइनस जी टी फॉर दिस मोशन, और ये 0 हो गया होगा तो u माइनस जी टी एंड u इक्वल टू जी टी। तो यहाँ से जब आप t कैलकुलेट करिएगा दैट विल बी u बाई जी एंड इट इज़ 4.9 बाई 9.8 एंड द आंसर विल बी 1/2 इन दिस पाथ। तो अगर इसको 1/2 सेकेंड लगा है तो इसको भी 1/2 सेकेंड लगेगा, तो टोटल टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है टीजीटी 2021 में पूछा गया जबरदस्त सवाल, जिसमें हम स्वयं एग्जाम दे रहे थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक पिंड विरामावस्था में गिरने पर अंतिम सेकेंड में पथ की कुल दूरी की आधी दूरी चलता है। विरामावस्था में अंतिम सेकेंड में, अब आप सोच रहे होंगे अंतिम सेकेंड में तो हाफ एक्सेलरेशन चलेगा, लेकिन अंतिम सेकेंड में वो हाफ एक्सेलरेशन क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन का केस नहीं है, दिस इज़ द फ्री फॉलिंग केस। और फ्री फॉलिंग केस में हम अपने कंडीशन को नहीं बताए हैं। हमने कहा है कि आप हाफ एक्सेलरेशन डिस्टेंस इन लास्ट मोमेंट तब लगाएंगे जब आप रिटार्डेड मोशन पढ़ रहे हों, जिसमें इनिशियल स्पीड 0 ना हो और इसमें इनिशियल स्पीड 0 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पथ की कुल दूरी की आधी है लास्ट मोमेंट में। मान लीजिए टोटल मोमेंट t है, तो आप लगाएंगे h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फ्री फॉलिंग के लिए u 0 हो जाता है। लास्ट मोमेंट के एक मोमेंट पहले, समझिए ऐसे, ये लास्ट मोमेंट है, ये मोमेंट के एक मोमेंट पहले, ये इतनी डिस्टेंस समझ लो कौन सी है, लास्ट मोमेंट में जो चली गई। मान लो जैसे 10 सेकेंड लगा तो ये 10वें सेकेंड की डिस्टेंस है, और 10वें सेकेंड में वो इतना चलता है जितना बाकी पूरा चल के आया है, द हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। मतलब ये वैल्यू h/2 है, तो इसका मतलब यह भी h/2 होगी। टोटल कितनी होगी, h होगी। तो यह बात आप कह सकते हैं ना कि 10 सेकेंड है और 10वें सेकेंड में वो आधा चला है, इसका मतलब 9 सेकेंड में आधा चला है। 9 सेकेंड, टोटल टाइम 10 है और 10वें सेकेंड में वो आधी दूरी चल के आया है, इसका मतलब बची आधी दूरी 9 सेकेंड में चली गई, या 10-1 सेकेंड में चली गई, या t-1 सेकेंड में चली गई। यस और नो? यस। तो इसका मतलब यह डिस्टेंस भी h/2 होगी। h/2 इक्वल टू 1/2 g, और टाइम होगा t-1 का होल स्क्वायर। दोनों को आप डिवाइड मार देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। h/2 ऊपर चला जाएगा, t² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। 2/1 स्क्वायर रूट ले लीजिए, t/t-1, तो √2t-√2 इक्वल टू t, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो टाइम विल बी √2/√2 - 1। कितनी ऊंचाई, यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दीजिए, h इक्वल टू हाफ 9.8 और GT² 2/√2 - 1 का होल स्क्वायर, ये डिलीट हो गया। 9.1 अपॉन, ये अगर आप सॉल्व कर लें इसे तो ये आ जाता है 2 + 1 - 2√2। 9.8/3 - 2√2। 2√2 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 2.82 आएगा। 9.8/3 - 2.82, और इसमें आप अगर हल करेंगे तो ये 0.18 आएगा शायद, हाँ 18 आएगा। तो 9.8/0.18 इट इज़ डिलीटेड एंड 1 0 विल बी इंक्रीज इन न्यूमरेटर। इसे आप सॉल्व करें, 2 × 18 और ये 2 × 18, ये आप 1 मिनट, ये गलत हुआ है, ये 2 चौको 8 और 2 × 18, ये आ गया है 490/9। 9 × 5 = 45। कोई एक ऑप्शन जो 5 से स्टार्ट हो रहा हो तो बस सी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 57। हालांकि इसका आंसर 57 से कुछ कम आएगा, लेकिन वहाँ पे आंसर ही यही अवेलेबल है, तो आप 57 इसका आंसर देंगे।
अगला क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का। ये जब हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए थे, लेकिन दोबारा ले लेते हैं, देख लीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन है किसी भी बॉडी का जो रोटेट कर रही है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन है वो है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम, अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी। तो इन्होंने हमसे पूछा है अल्फा बीटा गामा की डायमेंशंस क्या होंगी, अल्फा बीटा गामा की डायमेंशंस क्या होंगी, ये क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है। एंगुलर मोमेंटम मेरे सखा होता है MBR इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गामा बाई टाइम इनटू वेलोसिटी v से v डिलीट हो जाएगा। MR इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम। अब हम जानते हैं कि समान विमाओं की राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, तो अल्फा बीटा का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन गामा अपॉन टी का होगा, वही डायमेंशन MR का होगा। MR माने M इंटू L इक्वल टू गामा बाई टाइम क्या है T, तो गामा का डायमेंशन आ गया MLT इक्वल टू गामा। अब बचता है हमारे पास, गामा तो कैलकुलेट हो गया, तो एक बात तो ये होगी कि जिस ऑप्शन में गामा की डायमेंशन MLT होगी, अगर एक ही ऑप्शन है तो आंखें बंद करके सही कर देंगे। नहीं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें गामा MLT है। एक बात तो ये भी समझ लो कि अगर इतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गामा की MLT, तो इसका मतलब गामा की तो कन्फर्म है, मान लो कि MLT है। अब बचा कौन है, अल्फ़ा बीटा। अब साथी यहाँ समझो, जो अल्फ़ा बीटा की होगी वही गामा अपॉन टी की होगी। गामा की कितनी है, MLT बाई टी, ये कैंसिल। अल्फ़ा बीटा की क्या होगी, ML। अब ये डिफाइन करना मुश्किल है कि इसमें कौन अल्फ़ा है और कौन बीटा है, तो फिलहाल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मान सकते हो कि अल्फ़ा M है, बीटा L है और गामा MLT है। तो ऐसा विकल्प जिसमें अल्फ़ा M हो, बीटा L हो, गामा MLT हो, वही सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 4 फोर्स दिए गए हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल, कौन सा असंरक्षी है। असंरक्षी बल वो होते हैं जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं वो असंरक्षी बल हैं, तो इसलिए आप ऑप्शन लगा देंगे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है जो असंरक्षी है। लास्ट क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर, एक कण 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है। 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास मतलब हुआ 0.3 मीटर रेडियस। इसकी रेखीय चाल v इक्वल टू 3t से डिनोट की जाती है, यानी परिवर्ती चाल है, और वृत्तीय गति में ये चल रहे हैं, ठीक है। t बराबर 5 सेकेंड पर, t बराबर 5 सेकेंड पर हमको रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है। रेडियल एक्सीलरेशन का मतलब होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। ये रेडियल एक्सीलरेशन हमने उस समय भी बताया है जब हम आपको वृत्तीय गति पढ़ा रहे हैं कि अभिकेंद्र त्वरण का एक और नाम है, उसे कहते हैं त्रिज्य त्वरण। अब इन साहब ने हिंदी में त्रिज्य त्वरण भी नहीं लिखा, इन्होंने उस त्रिज्य त्वरण को लिखा है अर्धव्यासीय त्वरण। अर्धव्यास का मतलब ही है त्रिज्या, तो त्रिज्य त्वरण या रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू v²/r। v कैलकुलेट कर लें एट द टाइम ऑफ 5 सेकेंड एंड A इक्वल टू v²/r लगा दें, कैलकुलेट हो जाएगा। और टोटल त्वरण इसने पूछा भी नहीं है, अगर इस क्वेश्चन में टोटल त्वरण पूछ लेता तो उसकी परिभाषा ही बदल जाएगी, क्योंकि इसमें लीनियर एक्सीलरेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो टाइम t बराबर 5 सेकेंड पर अगर हम स्पीड निकालें तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। 3t से प्रदर्शित है, जरा 3t के बारे में कुछ दिया है इन्होंने, नहीं दिया है, वो मीटर में ही होगा। अब लगाइए A बराबर v²/r, तो ये दैट विल बी 15 × 15 अपॉन रेडियस 0.3, ये कैंसिल, ये यहाँ 10 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 × 25 = 75, 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह से लीनियर मोशन तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। कल से हम लोग या अगली क्लास में हम लोग लेवल 2 क्वेश्चन देखेंगे जिन्हें हमने अपने विचार विमर्श से शामिल किया हुआ है। तो अगली क्लास देखने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करें। क्लास देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।